हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। अभी तक हमने तीसरे चैप्टर के बारे में जाना है, धारा, अनुगमन, वेग, उनका आपस में संबंध और न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व करते हैं, ये लास्ट वीडियो में बात हो चुकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम किस बारे में है, किस विषय में जानकारी देता है, इस बारे में थोड़ी सी पहले बात करते हैं, फिर ओम का नियम बताते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर मान लो कोई चालक तार है, हमारे पास मान लो कोई चालक तार है और अगर इस तार के सिरों पर हम बैटरी को जोड़ देते हैं, तार के सिरों पर बैटरी को जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने के बाद तार के अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है, तार के अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है। दोबारा सुनो, जब हम किसी चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं का मतलब विभवांतर लगाते हैं। जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक के अंदर धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, यानी विभवांतर लगाने के बाद चालक के अंदर धारा बहती है। ये कंसेप्ट हम पहले से ही जानते थे। ओम ने क्या करा, ओम ने एक प्रयोग करा। क्या प्रयोग था? उसने एक चालक तार लिया, एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई मान लो 10 है और जिसका क्षेत्रफल मान लो 5 है। एक ऐसा तार लिया जिसकी लंबाई 10 है और क्षेत्रफल 5 है। इसके सिरों पर विभवांतर लगाया, मान लो विभवांतर लगाया 100 और इसमें धारा का मान आया 10। आई बराबर कितना आया 10, और उसने एक वैल्यू निकाल ली V बटे आई बराबर कितना आ गया 100 बटे 10, तो कट के कितना आ गया 10। V बटे आई का मान कितना आया 10। उसने फिर क्या करा, इस चालक के सिरों पर पहले जब विभवांतर 100 लगाया था तो धारा बही थी 10। इसने इसका विभवांतर चेंज करा, विभवांतर का मान जैसे ही 200 लगाया तो धारा का मान भी बढ़ गया और धारा का मान हो गया 20। तो जब इसको भाग दिया तो फिर कट के 10 आया। फिर इसने जैसे ही विभवांतर को 300 किया तो धारा का मान अपने आप ही बढ़ गया, 30 हो गया। जब इनको भाग दिया फिर कट के 10 आया। यानी सभी केस में क्या हो रहा, V और I का अनुपात, V और I का अनुपात नियत आ रहा। V और I का अनुपात क्या आ रहा, नियत। जैसे जैसे हम V को बढ़ाते जा रहे तो I का मान भी बढ़ता जा रहा, उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा। हमने स्टार्टिंग में कहा कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते तो धारा बहेगी। ओम का प्रयोग क्या था, ओम ने क्या करा, चालक के सिरों पर विभवांतर के मान को बढ़ाता चला गया, उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती चली गई और V बटे आई का अनुपात नियत रहा। लेकिन जैसे इसने तार की लंबाई को चेंज करा तो V बटे आई का अनुपात बदल गया। जैसे इसने तार की मोटाई को चेंज करा तो V बटे आई का अनुपात पहले 10 आ रहा था, अब 10 से हट के कुछ आएगा। जैसे इसने चालक का ताप बदला, ताप बदलने के बाद भी V बटे आई का अनुपात चेंज हुआ। तो ओम ने यहाँ एक बात निकाल ली कि अगर इस चालक की लंबाई ना बदले, चौड़ाई ना बदले, मोटाई ना बदले, इसका ताप ना बदले, दाब ना बदले, ये सब अगर चीज़ ना बदले तो V बटे आई का अनुपात नियत रहेगा। इन सभी को कहते हैं हम भौतिक गुण। कौन से गुण कहते हैं? भौतिक गुण। लंबाई क्या है, चालक का भौतिक गुण है। चौड़ाई क्या है, चालक का भौतिक गुण है। मोटाई क्या है, चालक का भौतिक गुण है। ताप, दाब सब क्या आते हैं, चालक के भौतिक गुण होते हैं। तो जो ओम ने क्या बताया कि अगर किसी चालक की भौतिक गुण ना बदले, भौतिक गुण को हम भौतिक अवस्था भी कह सकते हैं, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो हम प्रयोगों द्वारा ऐसा फील करते हैं कि V बटे आई का अनुपात नियत रहता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि ना बदले तो ऐसा ओम ने हमें प्रैक्टिकल करके बताया कि V बटे आई का अनुपात नियत रहता है। यही सब मसला ओम का नियम कहलाता है। तो ओम ने क्या बताया, 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। क्या बताया भाई, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कौन कौन आते हैं, ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि। यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले
यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो क्या होगा। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो क्या होगा। ये होगा कि उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I, चालक के सिरों पर विभवांतर को लगाते हैं और उसमें धारा अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात हमेशा नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है, नियत। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। इसे ही हम किसका नियम कहते हैं, ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, V/I बराबर नियतांक, जहाँ नियतांक को हम चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया V/I बराबर R। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये था ओम का नियम। एक बार इसको नोट करेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ओम ने क्या बताया कि V/I का अनुपात नियत रहेगा, लेकिन कब, जब हम चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला आया V/I बराबर R एक नियतांक है। इसकी गुणा इधर कर दो तो V = I × R, या यूँ कह सकते हैं कि V बराबर नियतांक गुणा I। तुमने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मान लो F ∝ T है, तो अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर और नियतांक आएगा। अगर बराबर और नियतांक को हटा दूं तो समानुपाती आएगा। तो सेम यहाँ अगर मैं इस बराबर और नियतांक को हटा दूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आएगा, यानी V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। V और I एक दूसरे कैसे होंगे, अनुक्रमानुपाती। दोबारा समझो, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सोल्व करा गया तो हमने ऐसा जांच में पाया कि जो ओम के नियम था उसके लिए क्या कंडीशन पैदा होगी कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर तुम विभवांतर बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी, अगर तुम विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। एक बार मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था 11वीं क्लास में, तुमने बहुत पढ़ा होगा। अगर हमारे पास दो राशि है x और y, ये दोनों कैसी है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, तो इनके बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा आता है। अगर कोई दो भौतिक राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो तो उनके बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आता है। यदि दो भौतिक राशि जो एक दूसरे के समानुपाती हो उनके बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आएगा, सरल रेखा। तो यहाँ से हमें पता लगा V और I एक दूसरे के समानुपाती है, अतः इनके बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अगर हम I और V के बीच कोई ग्राफ खींचते हैं, I बढ़ते क्रम में, यहाँ V बढ़ते क्रम में, तो कैसा आएगा, एक सरल रेखा होगा। यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर।
अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, हम जो भी परिपथ प्रयोग करते हैं वे दो तरह के परिपथ का प्रयोग करते हैं। हमारे परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के परिपथ का नाम है ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ, ये ओमीय परिपथ क्या है? ओमीय परिपथ के नाम से ही पता लगा कि जो ओम के नियम से संबंध रखते हैं उन्हीं का नाम होता है ओमीय परिपथ। मान लो मेरे पास कोई तार है, इस धातु का तार है, धातु के तार पर मैं विभवांतर लगाता हूँ, विभवांतर लगाया तो तार में धारा बहेगी। यदि लगाया गया विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ ऐसा आता है सरल रेखा, तो इसका मतलब वो तार एक ओमीय परिपथ है। क्योंकि ओमीय परिपथ मतलब ओम का नियम, ओम का नियम मतलब आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा हो? सरल रेखा। तो जिन परिपथों के लिए आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है वे ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। उल्टा पढ़ो, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं ऐसा क्या मतलब है कि उनकी आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है। आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा आता है? सरल रेखा। अगर हमारे पास कोई परिपथ है उसके लिए मैं आई और वी का ग्राफ खींचूं और वो सरल रेखा आ जा तो मैं उसका नाम रखूंगा ओमीय परिपथ, और अगर सरल रेखा ना आवे तो उसका नाम होगा अनोमीय परिपथ। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ओमीय परिपथ की। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके लिए आई और वी का ग्राफ सरल रेखा आता है ऐसे परिपथ ही ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ ही ओमीय परिपथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होता है धातुओं के तार। इनका परिपथ कैसा होगा? इनका जो डायग्राम होगा आई और वी के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। नेक्स्ट आता है अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ क्या होता है? सब बच्चे बोर्ड पर देखने का प्रयास करें। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो ओमीय कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। जो नहीं करते और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उनके लिए आई और वी के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा नहीं आने का, कुछ और आएगा, वक्र के रूप में आएगा। तो क्या लिखना है? वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके लिए आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं आता है, ऐसे परिपथों को हम अनोमीय परिपथ कहते हैं। लिख दूं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं आता है अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होगा टॉर्च का बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ये सब क्या है? सब एग्जाम्पल है किसके? ये अनोमीय परिपथ की। तो इनके बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ सरल रेखा ना आकर किसी वक्र के रूप में आएगा। जैसे टॉर्च के बल्ब के लिए अगर खींचता हूँ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये V है बढ़ते क्रम में और ये I है बढ़ते क्रम में। इसके लिए किसके लिए? टॉर्च के बल्ब के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, सरल रेखा नहीं होगा। तो जिन परिपथों के लिए आई और वी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा आता है वे तो ओमीय परिपथ होते हैं, और जिनके लिए सरल रेखा नहीं आता वे अनोमीय परिपथ होते हैं। एक बार इसको नोट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट एक और टॉपिक है। जब मैंने तुम्हें ओम का नियम पढ़ाया तो वहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ कि V/I बराबर नियतांक, और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का नाम होता है रुकावट। रुकावट मतलब एक तरह का बैरियर। जैसा मान लो हम कभी सड़क पे जाते हैं तो रास्ते में बैरियर वगैरह लगा देते हैं बीच में, तो रास्ता बंद हो जाता है। तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट। रुकावट का मतलब होता है अवरोध। अवरोध का मतलब होता है प्रतिरोध। अवरोध का मतलब होता है प्रतिरोध। अब हम ये जानना चाहते हैं प्रतिरोध वास्तव में है क्या। पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ रियल में प्रतिरोध है क्या, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोध भी। एक बार सब बच्चे सुनेंगे प्रतिरोध है क्या। हमने कुछ समय पहले एक टॉपिक पढ़ा था धातु के अंदर चालन, कि धातुओं के अंदर चालन कैसे होता है। मान लो हमारे पास ये धातु का तार है और धातु के तार के अंदर की संरचना क्या होगी, ये इसका धनायन होगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धनायन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इसका धन परमाणु, ये धन परमाणु और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हम इसके सिरों पर बैटरी को अप्लाई करते हैं तो बैटरी के अप्लाई होते ही इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देते हैं। ये बात पहले हो चुकी, दूसरी वीडियो में हमने यही बात करी थी कि धातु के अंदर धारा क्यों चलती है। तो धातु के अंदर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनके परमाणु धनावेशित होते हैं। जब हम बैटरी को अप्लाई करते हैं तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाती है। जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगी बैटरी तो बल लगाने से इलेक्ट्रॉन चलने शुरू होंगे। लेकिन याद रहे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन बार बार किससे टक्कर मारेगा? धनायनों से। मान लो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाया, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी के साथ इधर आ रहा था, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और जैसे ही ये धनायन से टकराया तो इसका वेग 0 हो गया। फिर बैटरी ने इसको खींचा, फिर ये बहुत तेज़ भागा, फिर धनायन से टकराया, फिर इसका वेग 0 हो गया। यानी जब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टक्कर मारते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में धनायन रुकावट पैदा करते हैं। वो कितनी रुकावट पैदा करते हैं उसका नाम है प्रतिरोध। ये है इसका बेसिक मतलब, डीप में नॉलेज। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर भागते हैं तो भागते समय धनायनों से टक्कर मारते हैं, और जब वे धनायनों से टक्कर मारते हैं तो अर्थात उनके रास्ते में रुकावट पैदा होती है। उसी रुकावट का नाम प्रतिरोध है। यानी किसी चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो धनायन कितनी रुकावट पैदा करते हैं, उस रुकावट का नाम है प्रतिरोध। क्लियरिटी आ गई। अब डेफिनेशन पर चलते हैं। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि V और I बराबर होता है R। V क्या है एक बार जान लो। V है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। I क्या है? चालक में बहने वाली धारा। V क्या है? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और I क्या है? चालक में बहने वाली धारा। इन दोनों को अगर भाग कर देते हैं तो प्रतिरोध प्राप्त होता है। किस किस का अनुपात है? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। लिखते हैं, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो R का फॉर्मूला आ गया R बराबर V/I। R का मात्रक होगा V का मात्रक डिवाइड बाई I का मात्रक। अब V का मात्रक तो दोस्त वोल्ट होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लिख सकते हैं ओम, क्योंकि ओम के नियम में पहली बार ये इजाद हुआ था। उसके नाम पे इसका मात्रक रखा गया ओम। ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम होगा, 5 ओम। किसी चालक का प्रतिरोध 12 ओम होगा तो 12 ओम। लिखने का तरीका समझ में आ गया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब निकल लेंगे R की विमा होगी V की विमा डिवाइड बाई I की विमा। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है। R की विमा बराबर
आर की विमा बराबर, वी की विमा तो हमें याद नहीं है, हम आई की विमा तो हमें याद है, थोड़ी आसान है 80। अब वही बात समझ में आ गई कि अगर हमें कोई विमा याद नहीं है तो उसका फॉर्मूला खोलते हैं। तो आओ देखो वी की विमा निकाल लेंगे कैसे, ये तुम्हारे से आना चाहिए। वी का एक फॉर्मूला होता है वी बराबर W/Q। डब्ल्यू की तो विमा सबको ही पता, कार्य ऊर्जा की विमा बड़ी आसान है, mL2T-2, जिसको नहीं पता याद कर लो। और आवेश की विमा कितनी होती है 80। धारा की विमा ये होती है, आवेश की विमा कितनी होती है 80। इसको सोल्व करो, m की जगह m, l की जगह l, t की घात -3, a की घात -1। कार्य की विमा होती है mL2T-2, आवेश की विमा होती है 80, m की जगह m, l की जगह l की 2, t की घात -2 है ना। जब नीचे से 1 आवेगी ऊपर तो माइनस की 3 हो जाएगी, a ऊपर आके माइनस का 1, तो आ गई हमारी v की विमा कितनी है mL2T-3 a इनवर्स, बड़ा आसान हो गया। mL2T-3 इनवर्स पहले से नीचे से आएगा -2, तो ये हमारी आर की विमा होगी, आर की विमा। आर का मात्रक, आर की विमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए अब हम ये देखना चाहते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध किसके बराबर होगा, या किस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है अभी फ़िलहाल R बराबर V/I से, R बराबर V/I से। यदि मैं ऐसा मान लूँ कि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर मान लूँ 1 एम्पियर, तो R बराबर कितना आएगा, V/I में दोनों का मान 1 है, तो कट के कितना आ जाएगा, R बराबर 1 ओम। बात समझो, एक स्पेशल केस लिया कि हमने चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया और बाय द वे धारा भी कितनी भई, 1 ही भई। हमारे पास एक ऐसा तार का टुकड़ा है, एक ऐसा चालक है जिसके सिरों पर हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की, तो उसमें धारा भी कितनी भई, 1 एम्पियर की भई। तो इस चालक का प्रतिरोधी किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर। यानी जिस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें बहने वाली धारा भी 1 एम्पियर हो, उसके प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें बहने वाली धारा भी 1 एम्पियर होती है, तो उस चालक के प्रतिरोध को ही 1 ओम कहा जाता है। मान लो हमारे पास कोई चालक तार आया और मुझे इसका प्रतिरोध नापना है। जब मैं इसका प्रतिरोध नापूंगा तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसके सिरों पर बैटरी लगानी पड़ेगी 20 वोल्ट की। अगर मान लो 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद इस चालक में धारा भी 1 एम्पियर आती हो, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद धारा भी 1 एम्पियर आती हो, तो हम इसे कह सकते हैं भाई तेरा प्रतिरोध 1 ओम है। बात समझ में आ रही। जैसे मान लो हमारे पास कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर हमने 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो V बराबर कितना होगा, 20। इसमें बहने वाली धारा मान लो 2 एम्पियर आई, तो इसका प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R बराबर V/I। V का मान कितना है 20, I का मान कितना है 2, तो कट के कितना आ गया 10। इसका प्रतिरोध है 10। लेकिन हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, 1 ओम की। तो 1 ओम किसका प्रतिरोध होगा, जिसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें धारा भी 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, ऐसे चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहा जाता है। तो लिखते हैं इस डेफिनेशन को। अगर कोई पूछने लगे 1 ओम की परिभाषा तो क्या देंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर V बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा, 1 ओम के बराबर होगा। ये है दोस्त ओम की परिभाषा, 1 ओम किसके बराबर होता है। यहाँ तक की बात क्लियर। इस वीडियो में हमने जाना कि ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा टॉपिक और हल करते हैं कि ओम के नियम के न्यूमेरिकलों को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। उसने कहा, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के तौर पर, यदि किसी चालक के सिरों पर
200 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। सवाल को एक बार देखेंगे सब बच्चे, बड़ा सिंपल सा सवाल है ओम के नियम का। क्या कहा उसने, यदि किसी चालक के सिरों पर 200 का विभवांतर बराबर V का मान 200 वोल्ट दिया है, के बाद धारा कितनी एम्पियर हो, 5 एम्पियर। तो I बराबर कितना दे दिया, 5 एम्पियर। पूछ क्या रहा R, तो R बराबर क्या होता है, V/I। R बराबर V की वैल्यू कितनी है, 200, I की वैल्यू कितनी है, 5, 5 चौक 20, तो R बराबर आ गया हमारा 40 ओम आंसर। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। ओम के नियम को जरा ध्यानपूर्वक देखो, इसके अंदर 3 चीज़ आती है, R बराबर V/I। न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं इस बात को समझो। इसमें 3 अननोन है, इस फॉर्मूले में 3 अननोन है, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई भी 2 देगा और तीसरा पूछ लेगा। जैसे पहले न्यूमेरिकल में ये दिया और ये दिया, हमारे से ये पूछ लिया, अब की बार ये और ये देकर ये पूछ लेगा। तो आओ शुरू करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद प्रवाहित धारा क्या होगी। सवाल समझो क्या दिया उसने। कहा कि 10 ओम प्रतिरोध का मान दिया ना 10 ओम, तो किसका मान दे दिया, R का। R बराबर 10 ओम। चालक के सिरों पर 50 वोल्ट, तो V बराबर कितना, 50 वोल्ट लगाने के बाद प्रवाहित धारा क्या होगी, I का मान पूछता है हमारे से। फॉर्मूला वही है, R बराबर V/I। किसका मान पूछ रहा, I का, तो I इधर लाओगे तो R गुणा I बराबर V। R को उधर ले जाओ तो I बराबर V/R। फॉर्मूला बनाना आ गया। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ कर लेंगे, यहाँ I गुणा में आएगा तो R उधर भाग में जाएगा। I बराबर V की वैल्यू बोल लो कितनी है, 50, R की वैल्यू कितनी है, 10, कट गया तो I बराबर आ गया हमारा 5 एम्पियर आंसर। ये है ओम के नियम के बेसिक न्यूमेरिकल। इनकी बीच में आवश्यकता पड़ती है जब हम किसी बड़े न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में जानने का प्रयास किया गया कि वास्तव में ओम का नियम क्या होता है, और हमने तुम्हें ये भी बताया कि प्रतिरोध का बेसिक मतलब क्या है, कि कौन है वो रुकावट, वो हमने बताने का प्रयास करा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।